अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम विजुअल लिंग्विस्टिक का कोर्स पाकिस्तान स्टडीज़ 302 को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 13 से 15 तक। सो आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। टॉपिक नंबर 13 में बेसिकली बात की गई सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। अब सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रह चुके हैं। उसके अलावा उनकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रह चुकी है और इनका जो बेसिक कनेक्शन है वो अलीगढ़ मूवमेंट के साथ है। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ डेथ की बात करें तो 1817 में ये पैदा हुए और 1898 में इनकी डेथ हो चुकी थी। अब से सैयद अहमद ख़ान बेसिकली जो थे वो एक बड़े इम्पोर्टेंट मुस्लिम फिगर के तौर पे इमर्ज हुए थे हिस्ट्री में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में इनका काफ़ी ज़्यादा वो लाइक इन्फ्लुएंस था। इनकी रिहेबिटेशनल थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम किया। और उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 के बाद, उसमें भी इनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो थी वो शामिल है। अभी ये बेसिकली दिल्ली में पैदा हुए थे 1817 में, और जो सैयद अहमद ख़ान है वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और बेसिकली इनकी जो सर्विसेज थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी थी। और बाद में जब उनकी पोजीशन जजमेंट के तौर पे आई, जज के तौर पे आई, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1857 से पहले जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए थे उसके दौरान 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उन्होंने इस बात को समझा कि मुसलमानों को सोशल पॉलिटिकल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट्स चाहिए। इसके बिना वो लोग जो है वो जो है ब्रिटिश या जो हिंदूज़ हैं उनके कंपेटिबिलिटी पे भी नहीं आ सकते। सेकेंड बात यहाँ पे की गई पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस के बारे में। सो यहाँ डिस्कस ये किया गया कि आफ्टर मैथ्स जो आए थे 1857 के, मतलब जो रिबिलियन किया गया था उसके जो आफ्टर मैथ्स थे उसके बारे में डिस्कस किया कि जो मुस्लिम्स उनको ब्लेम किया गया, उनकी म्यूटिनिटी को ब्लेम किया गया, मतलब कि उनकी जितनी भी जंग हुई है उनकी वजह से हुई है, और उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनाइज करना शुरू कर दिया, उनको मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में डिस्क्रिमिनेशन आना शुरू हो गया, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने मुस्लिम्स को हर जगह पे इन्फीरियर करना स्टार्ट कर दिया। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब ये सब कुछ देखा तो फिर उसके बाद उन्होंने उनके जो थे ब्रिटिश कम्युनिटी थी, उनकी जो मिसकॉन्सेप्शंस थी उनको दूर करने के लिए ये सारा काम स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक सेमिनल वर्क लिखा, ऐसे ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, और फिर दूसरा उन्होंने लिखा एंड लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडियन। अब इसमें बेसिकली उन्होंने डिस्कस ये किया, एक्सप्लेन किया कि क्या क्या वजूहात आई कि उन्होंने मतलब ये सारी जो थी वो रिवॉल्ट किया, उसको डिफेंड किया, अपनी लॉयलिटी को डिफेंड किया, मुस्लिम ब्रिटिश के क्राउन को डिफेंड किया कि मतलब वो लोग ब्रिटिश क्राउन के साथ ही हैं, वो उनसे आगे नहीं है या वो बागी नहीं दोबारा से इस किस्म की हरकतें नहीं दोबारा से होंगी, और मतलब सारी जो गलती है वो सिर्फ उनकी नहीं थी। फर्दर उन्होंने इसमें बताया कि इस तरीके से जो रिबिलियन का आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ चीज़ें थी ये प्लान इंसिक्यूरेशन नहीं था, बल्कि ये जो था एक स्पॉन्टेनियस आउटब्रस्ट था ड्यू टू वेरियस ग्रीवेनेस अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, मतलब कि जो डिफरेंट किस्म की ब्रिटिश ने पॉलिसीज बनाई थी उनके अगेंस्ट एक सडन सा रिएक्शन था इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में। सो एजुकेशनल रिफॉर्म्स में बेसिकली हुआ ये कि सर सैयद अहमद ख़ान को इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंट के तौर पे इसमें कंसीडर किया जाता है फील्ड ऑफ एजुकेशन में। फर्दर यहाँ पे इन्होंने जो था वो रिकॉग्नाइज करवाया मुस्लिम एडवांसमेंट को, जिसमें उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की फाउंडेशन रखी। फिर उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कॉलेज बनाया अलीगढ़ में 1875 में, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन चुका है। उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूशन था इसका बेसिकली एम ये था कि वो साइंटिफिक जो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन है उसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ ब्लेंड करे और फिर एक न्यू जनरेशन को प्रिपेयर करे मुस्लिम्स के, जो कि नेविगेट कर सके दोनों वर्ल्ड्स है, तो मतलब इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ भी।
फिर उन्होंने एम्फेसाइज किया इंग्लिश सीखने पे और नॉलेज एक्वायर करने पे, वेस्टर्न साइंसेस की, टेक्नोलॉजीज़ को। देन उन्होंने कहा कि आप लोगों को अपने इस्लामिक बिलीव्स को भी मेंटेन करना चाहिए, मतलब जो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग आपके जो बिलीव्स हैं उनको आप मेंटेन रखें, बट साथ में आप जो है वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को भी सीखें ताकि आप लोग उनके साथ चल सकें। उसके बाद जो डुअल अप्रोच थी वो उन्होंने डिज़ाइन की थी ताकि जो मुसलमान है वो प्रोग्रेस कर सके मटीरियली भी और अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को भी लूज़ ना करें, मतलब वो रिलीजियसली भी उतने ही स्ट्रॉन्ग रहें और जो है मटीरियल लाइफ में भी वो स्ट्रॉन्ग खुद को बनाते रहें। फर्दर यहाँ बात की गई रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। तो रिलीजियस मैटर में सैयद अहमद खान ने बेसिकली रैशनल अप्रोच का एडवोकेट किया था। उनका बिलीव था कि जो कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन है ना वो वर्ड ऑफ गॉड मतलब के वर्ड ऑफ गॉड और वर्क ऑफ गॉड के साथ मैच नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक वर्ड ऑफ गॉड है मतलब रिवेल्ड ट्रूथ और दूसरा है वर्क ऑफ गॉड मतलब जो आपके फिजिकल लॉज हैं। इन सिंपल उन्होंने यहाँ पे बात ही की कि दोनों चीज़ें लाजमी है किसी भी सोशल और रिलीजियस फॉर्म को चलाने के लिए। इनका जो पर्सपेक्टिव था उन्होंने मुस्लिम्स को बड़ा इनकरेज किया और फिर उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना शुरू किया मतलब कि कॉन्टेम्प्रेरी नॉलेज के और रीजन्स के अकॉर्डिंग। फिर उनकी जो एफर्ट्स थी उसका बेसिकली एम ये भी था कि जो इस्लामिक मॉडर्निटी है उसको भी वो काउंसिल करें। उसके अलावा जो इस नोशन ये जो नेशन है या जो उनका ओवरऑल जो डिसिप्लिन था उसमें भी रिलीजियस कन्वर्टिज्म आया और अनकैपिटेबल प्रोग्रेसेस आए। और सोशली अगर बात की जाए तो सैयद अहमद खान ने कहा था कि इसमें जो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सोशली ऑनेस्टी होनी चाहिए और कुछ जो दूसरे वर्चुअज हैं वो भी ऐड होने चाहिए। और इसमें उन्होंने फिर मुस्लिम्स को कहा कि आप लोग जो है वो एक बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन मैनर को अडॉप्ट करें, सोशल प्रैक्टिसेस अच्छी वाली अडॉप्ट करें। फिर उन्होंने एक पब्लिकेशन की अपनी तहदीबुल अखलाक के नाम से जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को बताया किस तरीके से अपने सोशल चीज़ों को कंडक्ट करें, मतलब सोशल कंडक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को जो है वेस्टर्न कल्चर के वो कैसे इंट्रीगेट करेंगे फर्दर। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है हमारे पास कि पॉलिटिकल स्टैंस के बारे में। तो पॉलिटिकल स्टैंस भी इसी में से एक पॉइंट है मेजर जिसमें उन्होंने डिस्कस ये किया कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल स्टैंस में जो सैयद अहमद खान का एडवाइस है वो कैसे मुस्लिम्स के लिए बड़ी एक्टिवली परफॉर्म किया और उसकी जो मतलब जो उसकी एक्टिविटी थी वो किस तरीके से उनके लिए काफ़ी काम आई एजुकेशनल रिफॉर्म्स में, सोशो इकोनॉमिक पार्टीज़ में विद हिंदूज़। फर्दर उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू किया कि जो मुस्लिम्स हैं वो उनको बी फ्रेंड होना चाहिए ब्रिटिश के साथ और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए, जिसको जो कि वो कहते थे कि अगर वो उनको ज्वाइन करते हैं तो फिर हिंदूज़ की तरह मुस्लिम्स भी एक डोमिनेंट जो थी वो नेशन बन जाएंगे और उनका भी जो इंटरेस्ट है उसको भी कैटर किया जाने लगेगा। फर्दर उन्होंने आर्ग्यू ये किया कि जो एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स हैं उनको भी मुस्लिम्स के लिए बिल्डअप करना चाहिए, उनके लिए एक नेसेसरी इफेक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए पॉलिटिकल लेवल पर भी। लेगेसी एंड इम्पैक्ट्स की बात करें तो लेगेसी इम्पैक्ट्स में डिस्कस ये किया गया कि जो सैयद अहमद खान है उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन की थी मुस्लिम रेनेसांस को इंडिया के अंदर दोबारा से फाउंडेशन उसकी लेट डाउन करने में। रेनेसांस मतलब रीन्यूअल करने के लिए, रिबर्थ करने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस आया अपने मतलब अपनी कम्युनिटी में, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरीके से लेकर आया और फिर जो मुस्लिम्स के राइट्स उन्होंने कैसे एडवोकेट किया, उनके जो काम थे रिहैबिटेशंस के काम थे वो किस तरीके से चल रहे थे। उसके अलावा ब्रिटिश रूलर का क्या सारा वो प्रोसेस था उसको डिस्कस किया गया। उनकी एफर्ट्स बताई गई कि किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट किस्म की और बहुत ज़्यादा जो एफर्ट्स की थी मुस्लिम आइडेंटिटी को इंडिया में प्रोमिनेंट करने के लिए और ऐसे वो पूरा क्रूशियल रोल प्ले वाइस इवेंचुअल डिमांड के लिए सेपरेट होमलैंड के मतलब जो फॉरेनर्स हैं पर सेपरेट होमलैंड की डिमांड के लिए उनमें से सैयद अहमद खान का नाम भी बहुत सिग्निफिकेंटली यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। सो अलीगढ़ मूवमेंट इज़ अबाउट कि इसमें सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा मतलब कि सिग्निफिकेंट रोल है, एक इंस्ट्रूमेंटली उन्होंने अपना रोल प्ले किया है इसमें, सोशो पॉलिटिकल अवेकनिंग की है इंडिया ऑफ मुस्लिम्स की। और इस मूवमेंट का बेसिकली एम ये था कि वो जो मुस्लिम्स हैं इंडिया के उनको एक मतलब पोस्ट 1857 के बाद सोशो पॉलिटिकल एजुकेशनल सेग्रीगेशंस में उनको एक ब्रिंग आउट लेके आए, उनको मतलब एक इंकरेजमेंट दीजिए वहाँ पे
पे उनको एक मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंस थी उसको दोबारा से वहाँ पे सिग्निफिकेंटली हाईलाइट किया जाए। अब यहाँ पे उन्होंने मॉडर्न एज को भी डिस्कस किया, मतलब कि किस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना था मॉडर्न एज के अंदर, और उसमें मुस्लिम्स को भी एक इम्पॉर्टेंट जो था वो फैक्टर बनाना था। फर्दर उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज के प्रमोशंस के बारे में भी बात की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की। नेक्स्ट बात की कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे डिस्कस ये हुआ कि ये कॉर्नर स्टोन था अलीगढ़ मूवमेंट का, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में एट अलीगढ़। और इस इंस्टीट्यूशन में बेसिकली पर्पस ये था कि वो एक बेसिकली एक मॉडर्न एजुकेशन सर्व कर रहे थे, जिसमें वेस्टर्न और इस्लामिक लर्निंग का एक ब्लेंड कॉम्बिनेशन जो था वो स्टूडेंट्स को, जो मुस्लिम जनरेशन थी उसको मिल रहा था। अब सर सैयद अहमद खान का बेसिकली बिलीव ये था कि जो एजुकेशन है वो मुस्लिम्स के एडवांसमेंट के लिए और उनके वर्क को प्रमोट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट की है। विदाउट एजुकेशन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो कॉलेज था उसने कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था मुस्लिम्स को, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से वहाँ आ रहे थे, ताकि उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी और एक सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी को फोस्टर किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात की कि पब्लिकेशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो फर्दर एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स के एजेंडा से उसमें सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट को। उसमें गैजेट से मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, और इन जो प्लेटफॉर्म्स थे इनमें उन्होंने डिसमेंट किया था कि जो मॉडर्न आइडिया जो साइंटिफिक नॉलेज है वो मुस्लिम्स को इनकरेज कर रही है, और उसके अलावा उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें स्कूल्स और इंडिया कॉलेजेस जो है अक्रॉस द इंडिया वो मुस्लिम्स की जो रिलेशनशिप है ब्रिटिश के साथ उनको भी स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी अहमियत की हामिल है। बिकॉज अपनी रिलीजियस और पॉलिटिकल और सोशल चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो इस तरीके से वो जो था वो ब्रिटिश के साथ भी फ्रेंडली हो सकेंगे। फर्दर अब यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो उर्दू लैंग्वेज है उसको भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी। तो उन्होंने यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को इन्वेस्ट किया, प्योरीफाइड किया अपनी एनुअल रिपोर्ट्स, अपनी पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। और उसके बाद उन्होंने इसे प्रमोट किया था कि कॉमन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी अमंग द मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स। मतलब कि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो कल्चरल बेसिस पे और लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत कॉमन है, और जो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी के तौर पर इसमें उन्होंने शो करवाई। नेक्स्ट बात की कि यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में। सो दिस इज समथिंग अब यहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो ये कि अब जो मुस्लिम्स थे अलीगढ़ मूवमेंट जो थी बेसिकली वो सिर्फ एक एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट नहीं थी, बल्कि वो एक कैटलिस्ट थी फॉर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द मुस्लिम। जाहिर सी बात है कि जब वो उनकी लैंग्वेज सीखेंगे वो उनके अकॉर्डिंग वो सोशियो पॉलिटिकल एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर पूरे उतरेंगे, उन सब चीज़ों में वो कैटर किए रहेंगे, तो फिर वो पॉलिटिकल जो स्टांस है, पॉलिटिकल लेवल, पॉलिटिकल स्टेज है उस पर भी वो स्टेप आउट होंगे, वहाँ पे भी वो आना शुरू हो जाएंगे। सो इन सब एजुकेशनल्स के बाद जो एक सोशियो पॉलिटिकल फोर्स जो थी वो क्रिएट हो चुकी थी मुस्लिम्स के लिए। उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था डिस्टिंक्ट मुस्लिम कम्युनिटीज़ को। फिर वहाँ पर उन्होंने अपने राइट्स की बात करना शुरू कर दी, मुस्लिम्स अपने राइट की बात करना शुरू कर दी कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, और किस तरीके से जो हिंदू पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो उनको इन्फीरियर कर रहा है। तो उससे भी उन्होंने प्रोमिनेंसी की बात डिस्कस करना शुरू कर दी चीज़ें। अब ये जो मूवमेंट है बेसिकली इसकी जो ग्राउंड वर्क है वो फॉर्मेशन थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ। मतलब 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो वो उसका मेन सबसे मेजर स्टेप था आपकी मुस्लिम की आइडेंटिटी और सेपरेट होमलैंड के जो पूरे स्टेप थे उसके अंदर। उसके बाद वो सब डिवाइड फिर मतलब जो सारे सिनेरियो जो डिमांड पाकिस्तान के स्टार्ट हो गई, सेपरेट होमलैंड बन गया हमारा। उसके बाद यहाँ बात की गई लेगेसी ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इट। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट था ना, उसके बाद एक प्रोफाउंड और फॉर रीचिंग था ये बेसिकली। उसके बाद से सैयद अहमद खान के मरने के बाद 1898 में अलीगढ़ जो था वो एक सेंटर ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी बन चुका हुआ था। मतलब कि जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो अलीगढ़ से ही चल रही थी। और ये जो मूवमेंट थी उसके बाद डिफरेंट किस्म के आपके जो लीडर्स थे उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, जैसे कि अली ब्रदर्स थे इनमें, जिन्होंने एक बड़ा पिवोटल रोल प्ले किया था
खिलाफत मूवमेंट में भी, उसके बाद फिर बॉर्डर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काम आया, फिर सिंथेसिस किया इस्लामिक वैल्यूज़ का, वेस्टर्न नॉलेज का। अलीगढ़ को बेसिकली एक न्यू जनरेशन मुस्लिम क्रिएटर कहते हैं। बेसिकली जो अलीगढ़ था उसको कहा गया था कि ऐसी जगह है जहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स के, न्यू जनरेशन के जो लीडर्स हैं वो वहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, और वो एक वेल ऑक्यूपाइड जगह है जहाँ पे कम्युनिटीज़ जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रही हैं। ओवरऑल जो अलीगढ़ मूवमेंट थी उसने एम्फेसाइज किया था एजुकेशन पर, मॉडर्नाइजेशन पर। फिर उन्होंने हेल्प की किस तरीके से जो मुसलमानों की स्पिरिट है उम्मत की उसको किस तरीके से रिवाइव किया जाए, इंडियन मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है उसे रिकोगनाइज कैसे किया जाए, जो वाइडली एक्नॉलेज करना था कि किस तरीके से जो आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलीगढ़ मूवमेंट से ब्रॉन आउट हुए, और फिर उन्होंने एक क्रूशल रोल प्ले किया। वो इवेंचुअली ऑफ पाकिस्तान में एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो थी वो हमारे लिए रोल प्ले किया इन सब चीज़ों ने। टॉपिक नंबर 14 देख लें। तो यहाँ बात की गई रोल ऑफ लीडरशिप, अल्लामा इकबाल के बारे में और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। बेसिकली इसके बारे में तो मोस्टली सब लोग ही जानते हैं, सो मैं इसको इतना डीपली तो डिलीव नहीं करूँगी, बट आई ट्राई कि मैं इसको इन अ वेल मैनर समझा दूँ। सो अल्लामा इकबाल जो थे बेसिकली उनकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है 1877 से 1938 तक है। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे 9 नवंबर को, ठीक है, और उनकी पासिंग डेट जो थी वो अप्रैल 21 थी 1938 इन लाहौर। और उनको एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर और पोइट के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उनकी जो एजुकेशनल जर्नी थी वो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से की गई थी, इंग्लैंड में, जर्मनी में, और फिर उन्होंने PhD ऑब्टेन की फिलोसफी में। और उसके बाद उनका जो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल परसुएट था उसमें उन्होंने पैरेलल किया था कि मतलब जो प्रोफाउंड है इंडियन पॉलिटिक्स को देखा उन्होंने, और एक वो प्रोमिनेंट मेंबर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। अब फिलोसफिकल और उनकी कंट्रीब्यूशन एंड लिटरेरी लेगेसी देख लें। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे डिस्कस किया गया किस तरह से इकबाल के जो लिटरेरी वर्क है उसमें डेवलपमेंट हुई थी मेटाफिजिक्स की पर्शिया में। सो इनमें उनके कुछ वर्क थे जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, सेकंड था बांगे दरा, फिर बले जिब्राइल, ज़रबे कलाम और जावेद नामा था, फिर शोकेस आए थे उनके कुछ फिलोसफिकल इंसाइट्स के जिसमें पॉलिटिकल ब्रिलियंस, उनकी जो पोइट्री थी वो फिलोसफिकल राइटिंग्स में आती थी, मतलब कि वो एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते थे, खुद ही के बारे में बात करते थे, सेल्फनेस के बारे में, सीक्रेट ऑफ सेल्फ के बारे में बात करते थे बेसिकली। अब इसमें जो था उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अवेक किया, उनकी कॉन्शियसनेस को उनको इंकरेज किया कि सेल्फ रियलाइजेशन कैसे की जाए, उनकी एम्पावरमेंट क्या थी, कॉन्सेप्ट ऑफ खुद ही क्या है, सेल्फहुड का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उन्होंने कहा कि जो ट्रू एडवांसमेंट है वो कैसे आ सकती है, और उसके बाद जो डीप एक पर्सनल कमिटमेंट थी, इनर पोटेंशियल जो जेनिटी के बारे में उन्होंने वो डिस्कस किया। सेकेंडली यहाँ बात की कि पॉलिटिकल विजन एंड इलाहाबाद एड्रेस के बारे में। सो अब यहाँ पे जो बेसिक डिस्कस किया गया है वो यही पॉइंट्स है कि किस तरीके से जो अल्लामा इकबाल थे वो पॉलिटिकल विजनरी बन गए थे मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के, और उन्होंने किस तरीके से कॉलमिनेट किया था हिस्ट्री में, और इलाहाबाद का जो एड्रेस था 1930 का उसको उन्होंने कैसे किया, और इसमें उन्होंने आर्टिकुलेट किया था एक आइडिया सेपरेट मुस्लिम स्टेट का जो बाद में आपकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बन गई थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के, मतलब जो आपका दो कौमी नज़रिया था। अलीगढ़ मूवमेंट में इलाहाबाद मूवमेंट में उन्होंने एड्रेस में उन्होंने कहा ये पर्पस है क्या, उन्होंने एमिगलेशन दी थी कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान जो है वो एक सिंगल स्टेट का पार्ट बनेंगे, और उसमें जो उनका बिलीफ था वो था कि ये फाइनल डेस्टिनी है मुस्लिम्स की नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि ये एक रूटेड नेशन है जो कि यूरोपियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से बिल्कुल डिफरेंट है, बट वो साथ साथ उसके काम भी कर रही है। फिर उन्होंने सेपरेट मुस्लिम नेशन के बारे में बात कर दी, एडवोकेसी की बात की गई नेक्स्ट इकबाल साहब के बारे में। सो यहाँ डिस्कस ये किया गया कि इकबाल साहब की जो एडवोकेसी है वो नेशनलिज्म की भी थी, मतलब उनका बिलीव था कि जो इस्लाम है वो एक सेपरेट और एक मॉरल स्पिरिचुअल फोर्स है जो कि सेंट्रल है क्रिएशन एक्सपीरियर और डिस्टिंक्ट कम्युनिटी के। फिर उन्होंने एम्फेसाइज किया प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम पर और डायनामिक्स ऑफ मुस्लिम्स पर, इन्फ्लुएंस और मुस्लिम थॉट्स। फिर उन्होंने मुस्लिम्स को इतना अवेक किया कि वो अपनी सेपरेट होमलैंड के लिए जद्दोजहद शुरू कर दें। ओवरऑल इन सब चीज़ों के बाद उन्होंने जो उनकी जो सारी मूवमेंट थी, जो उनकी थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने जो काम किया वो ये थे कि मुस्लिम्स को अवेक कर रहे थे अपनी पोइट्रीज के थ्रू, अपने
जो एड्रेसेस थे उनके थ्रू के जो मुस्लिम थे वो एक सेपरेट नेशन के लिए, एक सेपरेट होमलैंड के लिए अपनी एफर्ट स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट यहाँ बात की गई है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। ये कुछ कोट्स हैं अल्लामा इकबाल के, और उसके बाद फर्दर यहाँ पर ये डिस्कस किया गया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। इनकी डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ 1876 इट्स डेट ऑफ बर्थ एंड 1948 थी उनकी डेट ऑफ डेथ, मतलब पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। 25 दिसंबर को उनकी जो थी पैदाइश है और 11 सितंबर को उनके जो है वो डेट ऑफ डेथ है। अब ये स्टैंड किए जाते हैं एज अ फॉरमोस्ट लीडर इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उसमें लीगल इक्विपमेंट था, स्ट्रेटेजिक विजन था और डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें थी जो कि आपकी एक सेपरेट होमलैंड अचीव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्दर अब यहाँ बात की गई है उनके कुछ अर्ली पॉलिटिकल करियर और एडवोकेसी ऑफ मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में। सो जिन्ना ने अर्ली पॉलिटिकल कैरियर को मार्क किया था एक एफर्ट्स के साथ, मतलब उन्होंने प्रोमिनेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में होना चाहिए, तो फिर उन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग कर दी। फिर उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था लखनऊ पैक्ट में 1960 में, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिश किया कोऑपरेटिव लीडरशिप को बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। फिर इस दौरान उन्होंने बहुत से टाइटल जो थे उनको मिले, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फिर आती है आपकी शिफ्ट इन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एंड 14 पॉइंट्स। फिर जब वो नेहरू रिपोर्ट आई उसके बाद उन्होंने उसके इन रिटर्न जो था नेहरू रिपोर्ट आई थी आप लोगों की 1928 में, और उसके बाद उन्होंने उसे डिसरिगार्डेड होते हुए लखनऊ पैक्ट लिखा, मतलब लखनऊ पैक्ट आया। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने 14 पॉइंट जो थे वो प्रेजेंट किए, और इसमें उन्होंने बेसिकली बात की किस तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन उसको सेफ गार्ड मिलना चाहिए और नेसेसरी पॉलिटिकल राइट्स और जो मुस्लिम के राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए फ्यूचर में। ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस की गई। नेक्स्ट बात की गई रिटर्न टू इंडिया एंड लीडरशिप टू द मुस्लिम लीग। फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो था जो थे आफ्टर द पीरियड ऑफ द सेल्फ इम्पोज एग्जाइल इंग्लैंड में, उसके बाद जिन्ना वापस आया लियाकत अली ख़ान के परसुए करने के बाद फिर अल्लामा इकबाल ने उन्हें कहा कि नहीं आप रिटर्न इंडिया में आ जाएं। फिर उन्होंने कुछ लीडरशिप स्टार्ट की मुस्लिम लीग की, और अंडर द लीडरशिप मुस्लिम लीग को रिकोगनाइज़ किया गया था एक बहुत ही फॉर्मिडल और पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर। जिन्ना की जो एफर्ट्स थी उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन बनी 1940 में, जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया गया था, और फिर वही मुसलमानों की जो थी इंडिपेंडेंट स्टेट की क्रिएशन का बाइस बनी। फर्दर यहाँ बात की गई था लाहौर रेजोल्यूशन टू नेशन थ्योरी, मतलब उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि लाहौर रेजोल्यूशन में कि मुसलमान जो हैं वो एक अलग कौम है, उनका नज़रिया, उनकी नेचर, उनका कल्चर, उनके सोशल नॉर्म्स, हर एक चीज़ हिंदुओं से अलग है और वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उनकी यूनिटी जो अलग है वो इम्पॉसिबल है, मतलब कि बेसिकली जो था वो एक अलग कौम थी। उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी में इसको डिस्कस किया गया। उसके बाद उनकी लेगेसी की बात है, मतलब किस तरीके के वो जो थे लीडर थे, उनकी चरिस्मेटिक लीडरशिप थी और लेगेसी थी, मतलब कि जिन्ना की चरिस्मेटिक लीडरशिप ये थी कि वो अनवेयरिंग डिटर्मिनेशन थी, उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस था, उनका एक वाइटल रोल प्ले किया था उन्होंने रियलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। और उनकी जो स्पीचेस थी जिन्ना की उन्होंने एम्फेसिस किया था इंपॉर्टेंस पर, जैसे कि सेपरेट होमलैंड की बॉर्डर्स पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, कॉर्पोरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, उनकी एबिलिटी था कि वो इंस्पायर कर सके, मोबिलाइज कर सके मुस्लिम कम्युनिटी को, एक मैसिव सपोर्ट हो सके पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। फाइनल ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान की बात की गई लास्ट पे, तो यहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि जो आपके बेसिकली फाइनल ईयर ऑफ जिन्ना's लाइफ से उसको डेडिकेट किया कि उसमें फॉर्मेशन और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए पाकिस्तान की। फिर उन्होंने टायरलेसली वर्क किया ताकि वो एक न्यू फॉर्म को इस्टेब्लिश कर सके, एक स्टेट को। और यहाँ पे उन्होंने माइनर चैलेंजेस को फेस किया, जैसे कि इसमें मैस माइग्रेशन थी, कम्युनल वायलेंस था और फिर पार्टीशन की वजह से वायलेंस हुआ था। उसके बाद की गई, उसके बाद जो विजन था पाकिस्तान बनाने का उनका यही था कि डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव स्टेट हो जहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको रिगार्डलेस मतलब रिलीजन या कल्चर या किसी भी चीज़ के विदाउट किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो किए बिना वहाँ पे सब इक्वल हो, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल हों।
नेक्स्ट टॉपिक नंबर 15 में बेसिकली डिस्कस किया गया है लाहौर रेजोल्यूशन 1940 एंड इट्स आफ्टरमैथ। लाहौर रेजोल्यूशन एज यू नो कि 1940 में हुई थी, 23 मार्च को हुई थी, और इसमें जो था उसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया गया था, एक लैंडमार्क था। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। फर्दर यहाँ डिस्कस किया गया किसी के जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसको, मतलब जो रेजोल्यूशन थी उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में। और उसके बाद जो था ये मिंटो पार्क में की गई थी, मतलब जो आपका मीनार पाकिस्तान है उसके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना है, इसमें हमने फर्दर उसके आफ्टर मैथ देखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड लीडिंग टू द लाहौर रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो था डिस्कस ये किया गया कि ये जो पीरियड है इसको मार्क किया गया कि एज अ लाहौर रेजोल्यूशन के तौर पे एक इंटेंस पॉलिटिकल नेगोशिएशन हुई थी। इससे पहले कॉन्फ्लिक्ट आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में और इंडिया मुस्लिम लीग में। उसके बाद 1935 से 1939 के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के लीडर, उन्होंने एक सिविल अटैम्प्ट से ताकि वो एक गैप को जो कांग्रेस और लीग मुस्लिम लीग में उसको ख़त्म कर सके, बट नो द हाउ वो नहीं हुआ। फिर इन अटैम्प्ट्स के बाद उन्होंने इन अटैम्प्ट्स में बेसिकली कुछ डायरेक्ट नेगोशिएशन इंक्लूड थी कांग्रेस लीडर जो थे राजेंद्र प्रसाद, गांधी, नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस के साथ, बट उनकी जो एफर्ट्स थी वो लार्जली अनसक्सेसफुल रही ड्यू टू कांग्रेस लीडर्स। और फिर उसके बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया था एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को और कंसर्न्स ऑफ मुस्लिम्स को। नेक्स्ट बात की कि यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस का, मतलब कि उन्होंने यहाँ बताया कि जो कांग्रेस के लोग थे वो बड़ा री इन्फोर्स कर रहे थे मुस्लिम सेपरेटिज्म को। उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था उन्होंने मुस्लिम लीग की सेपरेट डिमांड को शेप करने में। जैसे लाइक अगर आपको अपोज करेगा तो फिर आप उन सब चीज़ों को उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। फिर यहाँ पे प्रश्न आया मुस्लिम्स ऑफ इंडिया मेजॉरिटी प्रोविंसेस का कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ, और सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर दूसरी बात यहाँ पे की कि जो इस्लामिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ये था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन और जो रीडिफाइंस है मुस्लिम्स की, उनमें इस्लामिक ट्रेडिशन, रिलीजन, सोसाइटी, हर चीज़ जो है वो एक सेपरेट सिग्निफिकेंट रखती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है पैसेज ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में। सो दिस इज समथिंग जिसमें डिस्कस ये किया गया है कि जो आपकी लाहौर रेजोल्यूशन थी उसको किस तरीके से कॉलमाइजेशन की गई, उसके जो ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन थी उनको डिस्कस किया गया। कांग्रेस पॉलिसीज को देखा गया और इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में डिस्कस किया गया। जस्ट लाइक यू नो कि इस तरीके से जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उन्होंने पटना में एक एनुअल कन्वेंशन रखी थी 1938 में। और उसके बाद जो एक कमेटी बनी थी मिसेस SM शरीफ के साथ, जिसमें उन्होंने एग्जामाइन किया था रिपोर्ट्स को ऑन द कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स। इसमें कांग्रेस के रूल्स आ गए कुछ किस्म के। और उसके बाद जो डिस्कस किया गया वो ये कि जो इसमें नेहरू रिपोर्ट आई थी 1939 में, जिसने हाईलाइट किया था कि नेगेटिव और जो ऑप्रेसिव एटीट्यूड था टुवर्ड मुस्लिम, जो कि कांग्रेस और डिफरेंट जो थे आपके ब्रिटिश जो थे वो शो कर रहे थे। और इसमें भी उन्होंने एक री इन्फोर्स किया सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए। 1939 में पॉलिटिकल सिनेरियोज आए जिसमें उन्होंने डिटोरिएटेड किया था कांग्रेस रिजाइन को फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यू टू इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द वर्ल्ड वॉर II। ओवरऑल इसमें ये बात की गई। उसके बाद यहाँ पे बात की गई लाहौर रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन एंड इमीडिएट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। सो अब यहाँ पे हुआ ये कि जो लाहौर रेजोल्यूशन थी 23 मार्च 1940 को, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फॉर्मली जो था वो हुई और उसके बाद उसको एनुअल सेशन ऑफ लाहौर था, तो बेसिकली वो था। बट जो वहाँ की प्रेस थी वहाँ उन्होंने उसको नाम दे दिया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और उसको फिर बेसिकली वो जो रेजोल्यूशन थी हमारी वो इंडिपेंडेंट स्टेट की क्रिएशन में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया में, जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। और ये जो डिमांड
डिमांड थी वो आर्टिकुलेट हुई, क्योंकि वो एक सेफ गार्ड था मुस्लिम्स के पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल राइट्स के लिए। और फिर एक इमीडिएट रिएक्शन था लाहौर रेजोल्यूशन का, जो कि मिक्स था, और उसके बाद फिर बहुत सारे मुस्लिम्स को बोल्ड स्टेप लेने पड़े टुवर्ड सिक्योरिंग देयर फ्यूचर्स। और फिर इसमें जो था एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आई फ्रॉम द कांग्रेस और अदर जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ से। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक टर्मोइल कॉट किया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। इसमें इनिशियली उन्होंने बात की, उन्होंने बहुत लिटिल टेंशन पे की थी इस जो रेजोल्यूशन जो करारदाद थी इसका, बट बाद में जो था वह क्रिटिकल फैक्टर बन गया था नेगोशिएशन का फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे सबसीक्वेंट डेवलपमेंट, गांधी सत्याग्रह एंड क्रिप्स मिशन। सो इसमें बात की गई है कि अक्टूबर को 1940 में सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मतलब ये जो ओवरऑल ये था प्लान वो डिस्कस हुआ। मतलब कि जो गांधी ने अनाउंस किया था एक प्लान जिसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह था, जिन्होंने कहा कि ये एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे जो कि लीड करेगी एक इम्प्रिजमेंट को ओवर द 600 पीपल, जिसमें कि कांग्रेस लीडर्स इंक्लूड थे। और उस मूवमेंट का एम ये था कि वो ब्रिटिश को प्रेशराइज करें कि वो कांग्रेस को रिकॉग्नाइज करे एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि वो सिर्फ एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वो कैटर ही ना करें। बट उनकी ये जो ओवरऑल ये डिज़ायर थी वो फेल हो गई। और फिर 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्ट्रगल की ताकि वो एडवांसमेंट को जापानीज फोर्सेस और बर्मा में लेके जाए। फिर उन्होंने एक मिशन लेडअप किया जिसको सर स्टाफोर्ड क्रिप्स ने किया था इंडिया में। और क्रिप्स मिशन को उन्होंने पर्पस किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट वॉर जो है वो इलेक्टेड बॉडी है और उसके बाद उसमें फेल हो गई तो अपनी आउटब्रेक में, और फिर इंडिया मूवमेंट जो थी वो क्विट होगी, जो कि गांधी जो था वो लीडअप करे थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई द कैबिनेट मिशन एंड द पाथ ऑफ टू पार्टीशन। सो देयर यू गो, क्रिप्स मिशन डिस्कस हो चुकी। जो आप मेरा कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन था ये आपका 1946 में। अब इसमें जनरल इलेक्शंस को हाईलाइट किया गया, उसको डीप डिवीजन को हाईलाइट किया गया, किस तरीके से जो लीग है मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उसको बात की गई किस तरीके से वो मतलब इलेक्शंस करेंगे। और जो बोथ पार्टीज हैं वो एक डोमिनेंट रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर मर्ज की गई थी। और जो इसमें पार्टीशन जो था वो इनविटेबल उस टाइम पर लग रहा था। और ये जो एड्रेस था पॉलिटिकल डेडलॉक्स का उसको डिस्कस किया गया। फिर ब्रिटिश ने एक कैबिनेट सेट किया था, कैबिनेट मिशन, जिसमें उन्होंने पर्पस किया कि जो यूनियन है इंडियन कंप्रोमाइजिंग ब्रिटिश इंडिया की वो प्रिंसली स्टेट है और ये सेंट्रल कंट्रोल है ओवर द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस। मगर उनका ये प्लान जो था वो फेल हो गया और जो गवर्नमेंट थी वो फॉर्म हुई अंडर द मिशन, बट वो प्रिवेंट नहीं कर सकी थी वायलेंट क्रिमिनल रायोट्स को। नेक्स्ट जो सिचुएशन थी उसकी वजह से 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया पार्टीशन प्लान का। और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बात की गई, एक्ट ऑफ 1947 है। और सब्सिक्वेंटली जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस रोल को पास कर दिया। फिर क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनेंट स्टेट्स बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। और मिडनाइट 14 एंड 15 अगस्त को ये जो सारा प्रोसेस था ये हो गया। बर्थ ऑफ पाकिस्तान की बात की गई, नेक्स्ट स्लाइड से बात है कि उसके बाद जो था 14 अगस्त 1947 को जो था वो पाकिस्तान की फॉर्मेशन कर दी गई और पाकिस्तान ऑब्वियसली इमर्ज हो गया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बेसिकली उनके लीडर थे मुस्लिम